और बच्चों, तो चलिए चैप्टर का लास्ट पार्ट ख़त्म करते हैं आज। लास्ट पार्ट है आपका कि आ क्लोज़र लुक। तो इस टॉपिक में हम मेनली बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ेंगे कि बिरसा मुंडा की थोड़ी बहुत हिस्ट्री इसमें डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने जो मूवमेंट शुरू करवाया, उन्होंने जो आंदोलन शुरू करवाया, उसका उनके सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक, लास्ट टॉपिक यही रहेगा अपना। देखते हैं। Through the 19th and 20th century, tribal groups in different parts of the country rebelled against the changes in the laws। फर्स्ट पॉइंट आपका। सेकंड होगा द रेस्ट्रिक्शन ऑफ देयर ऑन देयर प्रैक्टिसेस, द न्यू टैक्सेस दे हैड टू पे, एंड द एक्सप्लॉइटेशन बाय ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स। देखिए क्या बता रखा है कि 19 और 20 सेंचुरी से ही आपका जो ट्राइबल ग्रुप था, उन लोगों ने अपने कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग स्टेट्स में जहाँ पे वो लोग रहते थे, उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू करा। क्या क्या रीज़न थे उन लोगों के पास? तो सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि अगेंस्ट द चेंजेस इन लॉज, यानी जो भी अब ब्रिटिशर जो भी लॉ इम्पोज कर रहे थे इन लोगों के ऊपर और उनको ज़बरदस्ती फॉलो करने के लिए मजबूर कर रहे थे, उसके खिलाफ इन लोगों ने आंदोलन करा। दूसरा पॉइंट, द रेस्ट्रिक्शन ऑन देयर प्रैक्टिसेस, और ब्रिटिश लॉ ने जो इनकी प्रैक्टिसेस पे जो रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि आप जूम कल्टीवेशन नहीं करोगे, या आप रिजर्व फॉरेस्ट में जाकर किसी एनिमल को का हंट नहीं करोगे, उसका शिकार नहीं करोगे, फॉरेस्ट में जो पेड़ पौधे हैं उनको कट नहीं करोगे। तो ये जितनी भी पाबंदियाँ ब्रिटिश और ब्रिटिशर और उनके लॉज ने इन लोगों के ऊपर लगा रखी थी, इसके विरुद्ध में उन लोगों ने आंदोलन करा। और तीसरा क्या तुम्हारा, दी न्यू टैक्सेस दे हैड टू पे, और जो उनकी पॉलिसी के हिसाब से जो इन लोगों को नया टैक्स पे करना पड़ता था, उसके खिलाफ भी इन लोगों ने आंदोलन करा। एंड लास्ट है आपका एक्सप्लॉइटेशन बाय द ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स। यानी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, जो हमने ट्रेड में कि कोकून्स वाला याद है जो हमने पढ़ा था, संथाल रीजन का था, कि उसमें वो जो मनी लैंडर्स थे और आपके जो ट्रेडर्स थे वो उनके साथ अत्याचार करते थे, यानी बहुत ही कम रेट में से सभी चीज़ों को खरीद कर बाहर जाकर महंगे दाम में बेचते थे। तो एक तरीके का आपका ये एक्सप्लॉइटेशन ही हो गया। तो इस तरीके के एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ भी इन लोगों ने आंदोलन करा। देखिए, तो अब ना आपको ईयर बताएगा और आपको वो बताएगा कि कौन से ग्रुप ने कहाँ पे रिवॉल्ट करा और किस साल करा। तो ये टॉपिक आप देखिए। अब देखिए, फर्स्ट फर्स्ट आपका ये है कि दी कोल्स रेबल्ड इन 1831 टू 1832। सबसे पहले बता रखा है कि जो आपकी कोल जो आपका कबीला था वो 1831 से लेकर 1832, इन एक साल के भीतर इन्होंने आंदोलन करा। दूसरा है आपका संथाल। ठीक है, संथाल कब? इन 1855। जो संथाल कबीला था वो उन्होंने 1855। और नेक्स्ट आपका क्या है? बस्तर। ठीक है, तो ये तीन है आपके, ये कोल्स हो गए, संथाल हो गया, और आपका जो बस्तर हो गया, ये तीनों ही कहाँ है? सेंट्रल इंडिया। ठीक है, तो सेंट्रल इंडिया में लगभग ये मतलब ये वहाँ पे उन्होंने करा रिवॉल्ट। और इनका टाइम पीरियड बता रखा है आपका, कोल्स का बता रखा है 1831 टू 32, नेक्स्ट आपका संथाल का बता रखा है 1855, और आपका जो बस्तर का बता रहा है वो 1910। और नेक्स्ट उसके बाद देखिए एक और चौथा क्या है आपका? वारली। ठीक, जो वारली ने रिवॉल्ट करा कब? इन 1948। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। बाकी ये जो तीनों थे आपके, कोल्स थे, संथाल थे, बस्तर थे, सेंट्रल इंडिया यानी मध्य प्रदेश के आसपास का इलाका, और जो आपका वारली रिवॉल्ट है कहाँ पे हुआ था आपका? 1940 में हुआ था। और इन्हीं में से एक आंदोलन को लीड किसने करा था? अपने बिरसा मुंडा ने। तो चलिए अब उनके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, बिरसा मुंडा। तो इसके ऊपर ये टॉपिक ऐसा है, इसके ऊपर इनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट अपना तैयार कर लेना है। देखिए सबसे पहले क्या बता रहा है। बिरसा was born in mid 1870s. The son of a poor father, he grew up around the forest of Bohonda, grazing sheep, playing the flute and dancing in the local akhada. Forced by poverty, his father had to move from place to place looking for work. As an adolescent, Birsa heard tales of the Munda uprising of the past and saw the Sirdars, यानी leaders of the community urging the people to revolt. तो 1870s का लगभग इनका जन्म का टाइम पीरियड है। ठीक है, ये बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। इनके फादर पुअर फादर थे, पुअर ट्राइबल ग्रुप थे। तो इन लोगों को काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर बार बार जाना पड़ता था। जो इनका बचपन है वो भोंडा ठीक है, जंगल का नाम है, फॉरेस्ट। तो वहाँ पे इनका बचपन आसपास खेलते गुजरा। ग्रेजिंग शिप, ठीक है, भेड़ चलाते थे ये। फ्लूट वगैरह जो होती है, फ्लूट बजाते रहते थे। और अखाड़ा, अखाड़ा पढ़ेंगे यहाँ पे आगे दे रखा है। अखाड़ा आपका मतलब वो इलाका सुना होगा आपने जहाँ पे कुश्ती वगैरह किया जाता है, तो जहाँ पे एक तरीके का खेल खेला जाता है, ये लोग उसको अखाड़ा कहते थे। तो वहाँ पे मतलब इनका ज़्यादातर समय गया। फोर्स्ड बाय पॉवर्टी, यानी गरीबी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो इनके फादर और ये दोनों ही स्टार्टिंग से ही काम की तलाश में जगह जगह भटकते रहे। उसके बाद देखिए क्या होता था, जैसे कि उनकी एडोलसेंट की एज, जैसे यानी वो आपके 1450s में 14 और 15 ईयर्स के लगभग हुए, तब उन्होंने जगह जगह से बिरसा लोगों के बारे में सुना कि यार बिरसा लोगों की अलग ही कहानियाँ हैं। ठीक,
कि मतलब वो पास्ट में बहुत ज़्यादा ही फेमस थे, बहुत ज़्यादा रिच था, समृद्ध थे, पैसे वाले थे, ठीक है। और तो मतलब इन लोगों ने जगह जगह घुमा और जो भी पता चला बिरसा के बारे में ये सब सीखा कि बिरसा मुंडा ने। दे टॉक्ड ऑफ अ गोल्डन एज, ठीक है, व्हेन द मुंडास हैड बीन फ्री ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कूस। अब देखो यहाँ पे क्या बता रखा है कि इन लोगों के लिए यानी बिरसा ने जब लोगों से आसपास से सुना कि ये गोल्डन एज एक सतयुग था एक ज़माने पे और वापस उसी को अचीव करना है, तो बिरसा मुंडा के लिए गोल्डन एज का क्या मतलब है। तो ये क्वेश्चन बनेगा आपका कि बिरसा मुंडा जो है उनके लिए गोल्डन एज का क्या मतलब है, वो क्या देखना चाहते हैं, तो उसी के बारे में देखिए। तो सबसे पहला कि किस टाइम पीरियड को कहा जाता है गोल्डन एज, व्हेन द मुंडाज हैड बीन फ्री ऑफ ऑपरेशंस ऑफ दिकुस यानी जो आउटसाइडर, यानी वो समय जब जो मुंडाज लोग थे वो इन लोगों के दिकुस के अत्याचारों से फ्री थे, ठीक है। दिकुस का इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था तब उस समय को। एंड से देयर वुड बी अ टाइम व्हेन एंसेंट्रल राइट ऑफ कम्युनिटी वुड बी रिस्टोर्ड, और मतलब अब समय आ चुका है कि जो भी हमारे पूर्वजों का जो अधिकार है उसको हम वापस पा लें, ऐसा बिरसा मुंडा की थिंकिंग बिल्कुल बन चुकी थी। दे सॉ देमसेल्फ descendants of original settlers of the region fighting for their land, मुल्क की लड़ाई, एंड रिमाइंडिंग पीपल ऑफ द नीड टू विन बैक देयर किंगडम। अब देखिए वहाँ पे अब इन्होंने बिरसा लोगों को समझाया कि तुम सब यहीं ओरिजिनल सेटलर्स ऑफ द रीजन, यानी तुम सब उनके पूर्वज वंश हो जिनके पूर्वजों ने इस ज़मीन पे आए और उन्हें और उन सब का ही ज़मीन पे कंट्रोल था, तो फ्यूचर में भी आप लोगों का ही ज़मीन पे कंट्रोल होना चाहिए। और हमको क्या करना है, फाइटिंग फॉर देयर लैंड, अब हमको हम अपनी ज़मीन के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी जिसको मुल्क की लड़ाई कहा जाता है। और उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि हम जीतेंगे और जीतकर जो भी सारा हमारा अधिकार हमसे छीना जा चुका है उसको हम वापस ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट। Birsa went to a local missionary school and listened to the sermons of missionaries. There too he had it said it was possible for Mundas to attain the kingdom of heaven and regain their lost rights. This would be possible if they become a good Christians and gave up their bad practices. Later, Birsa also spent some time in the company of prominent Vaishnav preacher. He wore the sacred thread and began to value the importance of purity and pity. अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जाता है कि अब स्टार्ट जब वो लोकल मिशनरी स्कूल जो अंग्रेज़ों ने बनाया था वो वहाँ भी बहुत बार वो विज़िट करे, वहाँ पे गए वो, तो वहाँ पे देखो उनको सुनकर बड़ा अजीब सा लगा। देखो क्या बता रखा है यहाँ पे, ये बता रखा है कि मिशनरी जो ब्रिटिशर थे उन्होंने भी कहा कि बिरसा लोगों के लिए पॉसिबल अभी भी है कि वो अपने खोए हुए अधिकारों को पालें, बट उनको क्या करना पड़ेगा, उनको क्रिश्चियन धर्म को अपनाना पड़ेगा। मतलब एक तरीके से वो उनका धर्म चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बात बिरसा को समझ में आ गई, ठीक। तो देखो ये ऐसा नहीं कि बस जंगल में घूमते रहिए, बहुत जगह गए, लोगों को समझने की कोशिश करें इन्होंने। तब देखिए मान के चलिए आप जब तक कहीं जाएंगे नहीं, विजिट नहीं करेंगे, लोगों की प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, तो सॉल्व करने की बात ही कहाँ से आएगी, ठीक है। जैसे हमने गांधी जी के बारे में भी पढ़ा, अभी हमने चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में थोड़ा बहुत उनके बारे में पढ़ा, तो सेम उन्होंने भी तो ऐसा ही करा था, ठीक है। पहले आए, फिर जगह जगह विजिट करा, फिर यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम है, यहाँ की सोसाइटी को समझने की कोशिश करी, तब उनको सॉल्व करने की कोशिश करी। तो बिरसा मुंडा भी वैसे ही कर रहे थे। तो ये करने के लिए जहाँ उनको लगता था कि मैं जाऊँगा और जहाँ मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ पे जाते थे। क्या बता रखा है उसके बाद, वैष्णव यानी जो भगवान विष्णु के जो भक्त होते हैं उन लोगों के साथ इन्होंने बहुत सारा समय बिताया। और सैक्रेड थ्रेड देखा होगा आप लोगों ने कि वो लोग मतलब शरीर में धागा पहनते हैं, ठीक है, जो जिसको पवित्र मानते हैं, वो भी इन्होंने पहना था, धारण करा था। और मतलब इन्होंने प्योरिटी और पिटी यानी अपने आप को बिल्कुल शुद्ध और स्वच्छ बनाना है, ये इन्होंने सोच लिया था और अपने समाज को भी वैसे ही बताने की कोशिश कर रहे थे। आगे देखिए। Birsa was deeply influenced by many of his ideas. He came in touch with his growing up years. His movement was aimed to reforming the tribal society. अब देखिए पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। अब जो बिरसा के ऊपर ना बहुत सारी चीज़ों का ज़्यादा प्रभाव पड़ा, मतलब कि वो जिस समय से गुजर रहे थे और जहाँ भी गए इन्होंने जो भी सीखा उसका उनके लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पड़ा। और उन्होंने जो सीखा वो अपने लोगों को भी यानी अपने पूरे ट्रैवल ग्रुप को भी वही बताना चाहते थे कि क्या गलत है और क्या सही है। यानी वो अपने ट्रैवल सोसाइटी को चेंज करना चाहते थे। क्या चेंज करना चाहते थे वो इसी पैराग्राफ में डिस्कस कर रखा है। देखो तो सबसे पहला पॉइंट क्या आपका कि ही अर्ज द मुंडास टू गिव अप ड्रिंकिंग लिकर, यानी सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि इन्होंने मुंडास लोगों को बताया और रिक्वेस्ट करी, समझाया कि नहीं आप सबसे पहले क्या करो, आप लोग जो शराब वगैरह है इसको पीना बंद करो अगर कुछ करना चाहते हो और अगर स्वच्छ बनना चाहते हो तो। सेकेंड, क्लीन देयर विलेज, साफ सफाई पे ध्यान दो, ठीक है, अपने आसपास और अपने गांव वगैरह को साफ सुथरा रखो। तीसरा, एंड स्टॉप बिलीविंग इन विच क्राफ्ट एंड सोर्सरी, और आप ये जादू टोना और ये जो ये होता है आपका जादू टोना या क्या बोलते हैं इसको, उन सब चीज़ों पे बिलीव करना बंद कर दो। ये जादू टोना और अंधविश्वास में कुछ नहीं रखा, ये इन्होंने अपने लोगों को समझाया।
तो ये 3 चीज़ें थी जो ये अपने सोसाइटी में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ-साथ और देखिए आगे, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट द बिरसा आल्सो टर्न अगेंस्ट मिशनरीज एंड हिंदूज लैंडलॉर्ड्स। ही सॉ देमसेल्व एज़ आउटसाइड फोर्सेस दैट वर ruining द मुंडा वे ऑफ लाइफ। बट इसके साथ-साथ देखो क्या बता रखा है कि जो बिरसा मुंडा थे भाई, वो मिशनरीज यानी ब्रिटिशर जो स्कूल में पढ़ाते थे वो, और हिंदू लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, ये जो हिंदू धर्म में जो अपने बड़े-बड़े ज़मींदार और साहूकार होते थे, इन लोगों के भी ये खिलाफ थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ऐसा मानते थे कि ये सभी आउटसाइडर्स हैं, यानी सभी दिकूस हैं जो क्या कर रहे हैं, जो हमारे वे ऑफ लाइफ है, हमारे जीवन जीने के तरीके को रियून यानी खत्म कर रहे हैं। कौन? अपने हिंदू लैंडलॉर्ड्स और तुम्हारे मिशनरीज। आगे देखिए, इन 1895 बिरस In 1895, Birsa urged his followers to recover their glorious past. He talked of a golden age in a past, a Satyug, the age of truth, when Mundas lived in a good life, constructed embankments, tapped natural springs, planted trees and orchards, practiced cultivation in earth their living. They did not kill their brethren and relatives. They lived honestly. Birsa also wanted people to once again work on their land and settle and cultivate their field. अब देखिए, अब यहाँ पे इन 1895 का समय जब ये बहुत पावरफुल बने थे और लोग इनकी बातों को सुनने की कोशिश कर रहे थे, तो इन्होंने अपने फॉलोअर्स को बहुत सब चीज़ों को फॉलो करने का वो दिया, समझाया। सबसे पहला कि अब हमको सतयुग यानी जो हमारा पिछला समय है उसको वापस पा लेना है। जैसे हमको उस समय वापस जाना है कि जब वो लोग क्या बोलते थे, कंस्ट्रक्टेड एम्बैंकमेंट्स फर्स्ट, यानी आपका जो वो लोग कहीं रहते थे फॉरेस्ट में या कहीं भी, तो वहाँ पे डैम वगैरह बनाते थे या गुफा वगैरह बनाते थे और वहाँ पे रहते थे। ठीक है, टैप्ड अननेचुरल स्प्रिंग्स, और जो वहाँ पे आपकी नेचुरल जो छोटी मोटी नदियाँ होती थी, ठीक है, उन पे बांध वगैरह बनाते थे और उसी के सहारे ज़िंदगी जीते थे। पेड़ लगाते थे, ठीक है, बगीचे लगाते थे, कल्टीवेशन भी करते थे, एग्रीकल्चर भी करते थे और अपनी ज़िंदगी ऐसे आगे चलाते रहते थे। अपने भाई बंधु या अपने रिलेटिव्स को मारते नहीं थे, ठीक है, ईमानदारी से जीते थे। तो इन लोगों ने मतलब कि बिरसा ने अपने लोगों को ये सब करने का सुझाव दिया, और मतलब कि उन्होंने वो लोगों को जताया भी कि बिरसा ये चाहते हैं कि वापस क्या अगेन वर्क, कि हम सब जाके अपने ज़मीन पे फिर से काम करें, फिर से सेटल हो जाए और एग्रीकल्चर वगैरह करना शुरू कर दे। ठीक है, यानी अपनी ज़मीन को हासिल कर ले जो ब्रिटिशर ने हमसे ले लिया। What worried British official most was the political aim of the Birsa movement, for it wanted to drive out missionaries, moneylenders, Hindu landlords, and the government, and set up a Munda Raj with Birsa at its head. The movement identify all these forces as the cause of misery of the Mundas were suffering. अब देखो क्या बता रखा है, ब्रिटिशर भाई, ब्रिटिशर भी घबराते थे, ठीक है, उनको इनसे खतरा था। क्यों? उन्होंने सोचा था कि जो बिरसा मुंडा करना चाहते हैं उससे तो पूरा सॉरी, उससे तो पूरा अपने यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम ही बदल जाएगा। क्योंकि बिरसा बिरसा मुंडा के लिए कि क्या वो क्या चाहते थे कि जो इंडिया में जो मिशनरीज हैं, आपके मनी लैंडर्स हैं, साहूकार, हिंदू लैंडलॉर्ड्स हैं, ज़मींदार वगैरह, और जो पूरी गवर्नमेंट, वो इन सबको यहाँ से हटाना चाहते हैं और मुंडा राज स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है, और खुद उसको हेड करना चाहते हैं, यानी उसको लीडर बनना चाहते हैं। और ये ब्रिटिशर को बहुत सारी बातें डराती थी, क्योंकि अगर ये सभी लोग चले जाएंगे यहाँ से तो इनकी पावर भी किसी काम की नहीं रह जाएगी। और मतलब कि बिरसा मुंडा और उनके लोगों ने ये सोच लिया था कि अगर अगर अपनी स्थिति को बेहतर करना है और उसको ठीक करना है तो अभी आंदोलन ही हमारे पास एकमात्र सहारा है। देखिए यहाँ लिखा है ना, वैष्णव दी वर्शिपर्स ऑफ द विष्णु, यानी भगवान विष्णु के जो पुजारी है उन लोगों को वैष्णव कहा जाता था। चलिए लास्ट देखते हैं, लास्ट पेज अपना। The land policies of British were destroying their traditional land system. Hindu landlords and money lenders were talking over their land, and missionaries were criticizing their tradition. अब सिंपल वही कि भाई कुछ रीज़न तो होगा। तो क्या रीज़न था बिरसा लोगों के पास कि वो लोग सभी हिंदू लैंडलॉर्ड्स, मिशनरी हो गए या मनी लैंडर्स हो गए, उनसे नफरत करते थे। देखो क्या मानते थे कि जो भी ब्रिटिशर की जो लैंड पॉलिसी थी वो क्या कर रही थी, वो उनके ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम को ख़त्म कर रही थी कि ज़मीन कितनी किसके पास रहेगी, ज़मीन पे क्या करेंगे, घर बनाएंगे, जो भी करना होगा वो सारा फैसला इनका होगा। बट ब्रिटिशर ने इसको आती पूरी तरीके से चेंज कर दिया। इसके साथ जो तुम्हारे हिंदू लैंडलॉर्ड्स और जो मनी लैंडर्स थे वो उनकी ज़मीन हड़पने लगे, और जो मिशनरी थे यानी वो क्या करते थे, वो लोगों को क्रिश्चियन धर्म में बदलने के लिए सुझाव देते थे या ज़बरदस्ती करते थे। ठीक है, तो आगे देखिए कि देयर ट्रेडिशनल कल्चर की जो उनका पारंपरिक जो संस्कृति चली आ रही है, मिशनरीज ने उसको बिल्कुल ख़राब बताया और उसको बदलने की कोशिश करी। तो इन्हीं कारणों की वजह से वो इन तीनों से नफरत करते थे। As the movement spread, the British officials decided to act. They arrested Birsa in 1895, convicted him on charges of rioting, and jailed him for 2 years. When Birsa was released in 1897, he began touring the villages to gather support. He used traditional symbols and language to rouse people, urging them to destroy Ravan, any Dikus and Europeans, and establish a kingdom under his leadership. Birsa's followers began targeting the symbols of Diku and European power. They attacked police stations and churches and raided the property of moneylender and the zamindar. They raised the white flag as a symbol of Birsa Raj. देखिए क्या बता रखा है कि अब
तो 1895 में ब्रिटिशर ने इनको अरेस्ट कर लिया, ठीक है, बट पॉपुलर बहुत ज़्यादा थे तो कुछ कर नहीं कर पाए, 2 साल बाद इनको छोड़ना पड़ा। जब वो लिटने 1897 में जब वो रिलीज़ हो गए तो वो अभी भी शांत नहीं बैठे, उन्होंने जगह जगह टूर किया और लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की, ठीक। और उन्हीं के लीडरशिप में लोगों ने क्या कि दे अटैक द पुलिस स्टेशन, जो भी आसपास जो भी सिंबल उनको ब्रिटिश एम्पायर की याद दिलाता था या अपने दुख दर्द की जो वो रीजन मानते थे जिसको, उनको इन्होंने डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। पुलिस स्टेशन हो गया, चर्चेस हो गए, मनी लैंडर्स जमींदार की जो प्रॉपर्टी उस पर रेड करने लगे। और ये वाइट फ्लैग, कलर याद रखिए, ठीक है, उनका सिंबल क्या था, वाइट फ्लैग था, जिसको वो लोग बिरसा राज को रिप्रेजेंट करते थे, यानी वाइट फ्लैग से वो लोग अपने बिरसा राज को रिप्रेजेंट करते थे। अब ये ज़्यादा समय तक आपका चल भी नहीं पाया, क्यों? In 1900, Birsa died of cholera and movement faded out. However, the movement was significant in at least 2 ways. First, it forced the colonial government to introduce laws so that the land of the tribal could not easily taken over by Dukus. Or second, it showed once again that tribal people had the capacity to protest against the injustice and express their anger against the colonial rule. Then did this in their own specific way, inventing their own rituals and symbols of struggles. तो चलिए 1900 में ही बिरसा की डेथ हो गई, बिरसा मुंडा की कॉलेरा यानी हैज़ा की वजह से, बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो गई और ये मूवमेंट आगे नहीं चल पाया। बट ये जो वो शुरू करके गए थे वो ख़त्म नहीं हुआ, उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर था ही, कि जो मूवमेंट बिरसा मुंडा ने चलाया उसका सोसाइटी में 2 इम्पैक्ट देखने को मिला। सबसे पहला देखिए, सबसे फर्स्ट क्या आपका कि कॉलोनियल जो गवर्नमेंट ने जो भी लॉ बनाते थे जिससे वो उन लोगों के फॉरेस्ट पर, उनके लैंड पर कब्जा कर लेते थे, अब उनको वो पॉलिसी चेंज करनी पड़ी, क्योंकि अब उनको ये समझ में आ चुका था कि हम जो भी लॉ बनाएंगे वो लॉ वहाँ की सोसाइटी को एक्सेप्ट होना चाहिए। तो सबसे पहला फ़र्क यही पड़ा कि अब उनकी लॉ जो पॉलिसी मेकिंग थी उसमें चेंजेस आए, ताकि वो उनकी ज़मीन को आसानी से हड़प ना सके। और दूसरा क्या है कि ब्रिटिशर को और आसपास मनी लैंडर साहूकार को पता चल गया था कि अगर ट्राइबल ग्रुप भी चाहे तो वो भी इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकता है, ठीक है, यानी वो भी पावरफुल आपका बन सकता है। तो ये 2 चेंजेस अपनी सोसाइटी में आते हैं इस रिवॉल्ट के बाद। और बस हमारा चैप्टर ख़त्म। तो चलो, चैप्टर तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारी बारी है क्वेश्चन आंसर ख़त्म करने की। तो पहले हम एमसीक्यू उठाएंगे, ठीक, पहले कुछ इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, फिर इसके कुछ जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे, फिर आपका चैप्टर खत्म। चलिए, टिल देन पढ़ते रहिए और डाउट है तो बिल्कुल पूछिए। ठीक है।